Yes, good morning, class 6. A very good morning to all of you. Hope you all are very fit and fine. Students, today we are going to read very interesting chapter, and the chapter name is Our Country. All of you know very well, India. Yes, chapter 7. And in this chapter, we are going to know about lots of things that is very important. Like, first of all, we are going to discuss about locational settings. What is the locational settings of India? Which latitude, which longitude, like that is this kind of things we are going to discuss in this chapter. And after that, we are going to discuss India's and neighbor there. Yes, this is very important and easy also, because as I know that all of you know very well about India's neighbor and its India and India's neighbors country. Yes, all of you very familiar with all these countries. Okay, so we are going to discuss about this also. After that, we are going to discuss about political and administrative divisions. मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के बहुत सारे डिविजन्स भी हुए हैं. डिविजन्स इन द सेंस कहने का मतलब कि किस तरह से इसको हम लोग पार्टीशन करके देखते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटिकली है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है. आफ्टर दैट इन लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर लास्ट, दैट इज फिजिकल डिविजन्स. फिजिकल डिविजन्स कैसे कैसे हैं, इस सारी चीजों पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर जियोग्राफी बुक, एंड द चैप्टर नेम इज आवर कंट्री इंडिया. All of you know very well, and yes, we are living in India. So in this chapter, India is a country of a vast geographical expanse. In the northern, it is bounded by the lofty Himalayas, yes, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the shore of the Indian Peninsula. आप सब जानते हो इंडिया जो है चारों दिशाओं से, चार अलग अलग चीजों से घिरा पड़ा है, राइट. तो अगर इसकी हम बात करें इंडिया के बारे में, भारत देश के बारे में, तो है इंडिया हैज एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अगर इसके एरियाज की बात करें तो ये लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है. और अगर आगे इसका एक्सटेंशन देखें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो इसको. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ it about 2900 kilometer, that is 2900 kilometer. This is also important, all of you underline these things, very important it is. The lofty mountains, the great Indian desert and northern plains, uneven plateau surface are the coast and island present the diversity of the landform. बिल्कुल ये सारी चीजें जो हैं वो लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटीज को दिखाती हैं. कैसे कहीं पे अनलॉफ्टी जो माउंटेन है, कहीं आइसलैंड है, कहीं रिवर है, कहीं प्लेन है, कहीं समतल जमीन है, हर तरह का अलग अलग डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं को ये सारी चीज दिखाती है, किस तरह इंडिया अलग अलग चीजों से मिलकर कंप्लीट हुआ है. बिल्कुल. अगर आगे बात करें, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. इसीलिए इंडिया को जो है डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं से भरा पाया जाता है, क्योंकि ये सब सारे रीजन है. लाइक अगर हम बात करें तो क्लाइमेट्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे. वेजिटेशन यानी वनस्पति की बात कर ले, वो भी अलग अलग मिलेगा, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो. यस, वाइल्ड लाइफ एज वेल इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. यस, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कल्चर, परंपरा, ट्रेडिशन, इन सबको फॉलो किया जाता है. इन सबसे बहुत अच्छी तरीके से रूबरू होंगे आप लोग. Okay, in this diversity we find unity that is reflected the tradition and the bind us in a same nation. Yes, और ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक एकता दिखाई देती है हमें, जो हम सारे भारतवासियों को एक धागे में बांध कर रखा है, राइट. अगर आगे बात करें, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011. यस, 2011 की जनगणना के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 120 करोड़ जो है इंडियन पॉपुलेशन है. इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कोई है तो वो है चाइना, और चाइना के बाद हमारे भारत का नंबर आता है, राइट, पॉपुलेशन में, जो कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग दैट इज 120 करोड़. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकेशनल सेटिंग. यस, अब आप सोच रहे हो लोकेशनल सेटिंग जो है वो क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, राइट. तो लोकेशनल सेटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, India is located in the northern hemisphere
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। अगर पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड लोकेशन में अगर इंडिया की हम बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफवे थ्रू द कंट्री। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। फिगर 7.2 अगर आप देखोगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland of India extend between that is 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes। yes, इस latitude पे जो है भारत का मेनलैंड जो है एग्जिस्ट करता है, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी तो साउथ एंड नॉर्थ की बात की हमने, अब वेस्ट टू अगर ईस्ट की बात करें, इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप बात करोगे डिग्री एंड मिनट्स के बारे में हम पढ़ रहे, तो ये एक एक्चुअली यूनिट है जिसके थ्रू किसी भी वर्ल्ड का, किसी भी कंट्री के किसी भी लोकेशन को मेजर किया था। एक प्रकार का ये यूनिट होता है जिससे मेजरमेंट हम करके किसी भी कंट्री के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, वर्ल्ड मैप की अगर बात चल रही हो तो। आगे कहता है इफ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यस व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। यस, अगर इंडियन और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया को अगर वर्ल्ड को अगर बांट दिया जाए, राइट, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे एग्जिस्ट करेगा ये आपको बताना है। ड्यू टू द ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree there could be a wide difference in local time of place and located in two extreme point of India। बिल्कुल, अगर आप सबको मैं बताऊं तो इंडिया में टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कंट्रीज को डिवाइड किया गया, जिसमें से अगर हम बात करें तो बहुत लैंगिट्यूडनल जो डिफरेंसेस हैं उसके चलते, जो कि 29 डिग्री है, जिसके चलते इंडिया में जो है टाइम का जो बहुत बड़ा अंतर था, जो कि बेसिकली 2 पार्ट्स में बटे हैं। यहाँ कह रहा है वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours। yes, 2 hours के एक्सट्रीमली इंडिया के जो टाइम जोन को अलग अलग वाइब में बांटा गया है। इसको और एक्सप्लेन कर दूं और अच्छे समझा दूं। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। यस, अगर हम बात करें अगर कि हमारा टाइम जोन है तो हर 1 मिनट पे लगभग 4 डिग्री जो है इंडिया का टाइम जो है उसे मेजर किया जा सकता है। लाइक जैसे कि मैं बताऊं, द सन राइजेस अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। यू हैव टू ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट इट्स हैज बीन टेकिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपको अगर मैं बता दूं, अगर इंडिया में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो कि ईस्ट में है, अगर वहां पे जो सनराइज हो रहा है तो वेस्ट में यानी कि गुजरात में पहुंचने में लगभग एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, जिसके बारे में बता रहा था। सनराइज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द, यानी कि लगभग 2 घंटे पहले गुजरात की तुलना करें अगर अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले गुजरात से जो है सनराइज हो जाता है। यही कारण है कि जो हमारे जो टाइम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के होते हैं, ये सारे अंतर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज बीन टेकिंग एज द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी इस बारे में डिस्कस किया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है और क्यों इसकी जो है डिग्री को हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही लेते हैं। कह रहा दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यस, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो लोकेशन सेटिंग से वाले लोकेशन सेटिंग। बट अगर हम बात करें इंडियाज नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश, तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप सब फेमिलियर होंगे, नो डाउट। अगर आप मैप भी देख रहे हो पेज नंबर 49 में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इंडिया का जो मैप दिख रहा है और इसकी जितने भी पड़ोसी कंट्री है यानी कि नेबर्स कंट्री है जिसके बारे में बात करें तो आपको क्लियर दिखेगा। बट यह अकॉर्डिंग टू योर बुक There are 7 countries that share land boundary with India। लगभग 7 ऐसे देश हैं जो अपने बाउंड्रीज को इंडिया के साथ शेयर करते हैं। आप मैप देखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके पता चल जाएगा। बट आगे कहता है फाइंड आउट नेम ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम फिगर 7.1। अगर आप 7.1 फिगर को देख रहे हो
तो आपको सारे वो कंट्री, नेबर्स कंट्री जो इंडिया के हैं वो दिख जाएंगे, जिस जो जो कंट्री इंडिया के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। यस, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी, और आपको ये भी बताना है, ये भी समझना है कि उनमें से कितने कंट्री हैं जो किसी भी तरह से सी को या किसी भी तरह ओशियन को टच नहीं करते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज और आइसलैंड, नेवर, श्रीलंका एंड मालदीव। अगर हम साउथ की बात करें तो दो ऐसे कंट्री हैं लाइक श्रीलंका एंड मालदीव जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, ओशियन में। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट जो है उसके थ्रू श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट किया गया है। ये एक इसका नाम है पल्क स्ट्रेट। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स कहने का क्या मतलब है, जरा इसे हम समझते हैं। बेसिकली जो डिवीजन्स है वो कौन कौन से डिवीजन्स है, जरा देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इंडिया 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। बस, बट अगर ये आज की हम बात करें तो यहाँ पे 28 स्टेट्स, ओके, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, 9 यूनियन टेरिटरीज हम कह सकते हैं, जो कि अभी चेंज हो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 28 स्टेट हो जाएंगे एंड 9 यूनियन टेरिटरी अभी नए नए रिसेंटली बने हैं। तो इसमें इसको डिवाइड किया गया क्योंकि इतने बड़े इंडिया पे किसी एक जगह से कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए इसका अलग अलग पॉलिटिकल पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसके डिविजन्स किए गए हैं, राइट। आगे कहता है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दिल्ली जो है जो इंडिया का नेशनल कैपिटल, ये आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जिसके उसके भाषा के आधार पर उसे कैपिटल का दर्जा मिला है, कह सकते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ द एरिया। अगर एरिया की बात करें तो भारत का सबसे जो बड़ा प्रदेश है वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा प्रदेश है वो है गोवा। इसे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और जो स्टेट है जो पहले इंडिया से स्टेट में बटा और स्टेट से अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुए हैं, अलग अलग, एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। लेकिन अब बात करें फिजिकल डिवीजन की तो यहाँ पे थोड़ा टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट करना, पॉलिटिकली उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जिसकी वजह से उससे 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज में बांटे गए हैं, राइट। बट अगर बात करें फिजिकल डिवीजन की तो यहाँ पाते हैं इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइसलैंड। बिल्कुल, इंडिया में ये सारी चीजें अलग अलग फीचर्स लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, लाइक mountain, plateau, plains, coast and Iceland. Standing as sentinels in the north are the lofty snow capped Himalayas, that is him plus alyas mean the Adam of snow। हाँ, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हमारा पूरा पूरा नहीं यानी उत्तर भारत का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो स्नो यानी बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरह से, जिसे हम हिमालयस के नाम से जानते हैं। हिमालय का हम एनालिसिस करेंगे तो हिम प्लस आल्या मतलब अ मीन ऑफ द एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि स्नो यानी बर्फ का घर, इसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज, और हिमालयन माउंटेन भी जो अलग अलग 3 पैरेलल रेंज में बटे हुए हैं। वो रेंज कौन कौन से हैं? द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, और हिमाद्री जो सबसे उत्तर में इंडिया के बसा हुआ उसे हम हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। द ग्रेट हिमालय जो आप सब जानते हो, या फिर हिमाद्री के नाम से। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द रेंज, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखला है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, यानी हिमालय और या हिमाद्री में। बट अगर बात करें आगे, मिडिल हिमालयास और हिमाचल लाइज ऑन द साउथ ऑफ हिमाद्री, और मिडिल हिमालय जो है और या फिर हिमाचल जो कि साउथ ऑफ हिमाद्री यानी कि हिमाद्री के दक्षिण में एग्जिस्ट करता है। मेनी पॉपुलर हिल्स स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, बहुत सारे पॉपुलर हिल्स जो जिसके बारे में आप सब जानते हो, अक्सर आप लोग इमेजिन करते हो या फिर देखते हो और ये इमेजिन करते हो काश मैं भी कभी वहां जा पाऊं। ठीक है, वो सारे जो कहीं ना कहीं मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल जो में लाइज करते हैं, राइट। आगे बात करें, फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशंस, और आपको किसी 5 हिल स्टेशन के नाम को फाइंड करना है, ये आपका
क्लास वर्क होमवर्क जो आप समझ लें। ओके, आगे बात करें द शिवालिक। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। अब हम सबसे दक्षिणी भाग की बात करें, दक्षिणी रेंज की बात करें तो उसका नाम है शिवालिक। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली level and flat. These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus and Ganga, Brahmaputra and their tributaries। बिल्कुल, अगर बात करें नॉर्दर्न इंडियन प्लेन की यानी उत्तरी जो समतल प्लेन्स हैं उनके बारे में बात करें, लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, बेसिकली साउथ यानी हिमालय के दक्षिण में वो सारे जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइज करते हैं, राइट। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये लेवल में और बिल्कुल ही फ्लैट यानी समतल कह सकते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द एलोवियल डिपोजिट, जो कि एलोवियल डिपोजिट यानी एलोवियल जितने भी सॉइल है उसके डिपोजिट के कारण ऐसा हो पाया। लेट डाउन बाय द रिवर्स, और रिवर यानी नदियों के कारण। उसमें कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी, यानी उनकी जितनी भी सहायक नदियां, इन सब चीजों नदियों की वजह से कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो वो हो पाया है और वो फॉर्म्ड हो पाया है। दिस रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टीवेशन, और ये जो रिवर है, जो लैंड है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उन्नत किस्म का जो है सॉइल प्रोवाइड करता है, किस लिए, कल्टीवेशन के लिए। दैट इज द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, और यही कारण है कि इतने भारी, इतने प्रचुर मात्रा में जो पॉपुलेशन जो है यहाँ लाइज करता है, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये जो प्लेन के जो लैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन के लिए बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही एडिक्वेट मैनर में से देखे जाते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हाँ, अगर पश्चिमी बात की बात करें, वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो एक बहुत बड़ा डेजर्ट भी एग्जिस्ट करता है हमारे भारत में, राइट। इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, वो कहीं ना कहीं सूखा, गर्म और लगभग रेत यानी बालू से भरा हुआ लैंड है, जो कि आपके इंडिया के वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली आप सब जानते हो कौन सा जगह है, कहां जो है इंडियन डेजर्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, और वहां पे वनस्पति का जो स्कोप बहुत ही कम है, बिकॉज वो बहुत ही ड्राई एंड हॉट जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर वहाँ का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन जो है वहाँ बहुत कम मात्रा में, नाम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ओके, और मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि जो इंडिया में डेजर्ट किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आप सबको पता है, मैंने बताया वेस्ट में कौन सा है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आगे बढ़ते हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुला प्लेटू, और सबसे साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी प्लेन के जो दक्षिणी भाग है उसके बारे में बात करें तो पेनिनसुला प्लेटू वहां पे एग्जिस्ट करता है। क्या है, इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल्स रेंज एंड वैलीज। हाँ, ये एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ हिल्स एंड वैली जो है एग्जिस्ट करते हैं, लाइज करते हैं। लाइक अरावली हिल बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्राचीन यानी ओल्डेस्ट में से काउंट होता है अरावली हिल, ठीक है। आगे दिया गया वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वैली, यस, अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, इसको आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। यस, अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे ओल्डेस्ट यानी प्राचीनतम हिल में से एक है अरावली हिल्स, ब्रॉडर और इन नॉर्थ टू वेस्ट साउथ, ठीक है, वेस्ट साइड। द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इंपॉर्टेंट रेंज, और इसके साथ साथ विंध्यास हिल जो है और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंज, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर में नर्मदा और तापी जो है इस हिल से यानी जिस हिल के बारे में विंध्यास सतपुड़ा के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, इस हिल से कहीं ना कहीं निकलती है, बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और कहीं ना कहीं ये पश्चिम दिशा में बहती है और जाके अरब सी में ये जो दो नदियां यानी नर्मदा एंड तापी जो जाकर मिल जाती हैं। The Western Ghat और the Western Ghats and the Sahyadris border of plateau of the west of the Eastern Ghats provide the eastern boundary, और इसके जो है अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, कह रहे या फिर साइद्रीज की बात करें, बॉर्डर द प्लेटू
इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट, जो कि बॉर्डर है इस ये प्लेटू के जो ये दोनों जो है बॉर्डर कहलाते हैं, और इसकी जस्ट बाजू में यानी ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न बाउंड्रीज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर कहें तो व्हाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट continuous in the eastern ghats are broken and uneven, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, एकदम एक मैनर में जुड़ा हुआ है, लंबा स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, राइट। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो टूटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। फिगर 7.3 अगर आप देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो घाट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन, और इस प्लेटूज की सबसे खास बात ये है कि जितने भी प्लेटूज हैं वो कहीं ना कहीं किस चीज से, यानी कोल एंड आयरन ओर से प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। इस प्लेटू में ये सारे मिनरल्स जो हैं दबे हैं, इसका अक्सर हम लोग निकालते हैं, खनन करते हैं, ओके। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई टू द कोस्टल प्लेन्स। हाँ, अब वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट यानी वेस्टर्न घाट के पश्चिम में, ओके। एंड बात करें तो ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के पूर्व में कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। इसके बारे में अगर बेसिकली देखें तो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो बहुत ही नैरो है, कैसे, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, लेकिन उसके विपरीत जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही ब्रॉडर वे में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। लेकिन आगे कहता है देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लो रिवर, द रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी नदियां जो वहीं से ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, वहां से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। दिस रिवर हैड फॉर्म फर्टाइल डेल्टास एंड देयर माउथ, ये जितनी भी रिवर हैं, राइट, हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टा, ये फर्टाइल डेल्टास बनाते हैं, ऐसे डेल्टा जो कि बेसिकली फर्टाइल होते हैं, उसके मुहाने जो होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। कैसे, आगे कह रहा है सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। यस, जो सुंदरबन डेल्टा जो है इस तरह का एक उदाहरण है, जो किससे बनता है, जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बह के बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, उससे क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। आगे कह रहा है द टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड आल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, यहाँ दो और आइसलैंड के बारे में बात कर रहा है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, पहला जो है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में एग्जिस्ट करता है, दीज आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ केरला एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडिया। हाँ, और अंडमान निकोबार जो है वो साउथ ईस्ट यानी कि कहीं कहीं दक्षिण पूर्व के जो सेंटर में है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आता है। लेकिन आगे क्वेश्चन है, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? क्या आपको पता है जो 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उससे कौन सा जो है आइसलैंड जो है प्रभावित हुआ था, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस द चैलेंजेस व्हेन द सुनामी स्टक इन इंडियन कोस्ट। आप लोगों से बात करके न्यूज़पेपर के कटिंग्स को कलेक्ट करके, या फिर आप बहुत से तरीके हैं जिससे आप ये चीज पता लगाओ कि किस तरह जो सुनामी जो है इंडिया के कोस्टल प्लेन्स को उससे टकराई थी और किस हद तक क्षति हुई थी, ये सारी चीजें आपने पता करनी है, ठीक है। आगे कहता है सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन सी फ्लोर। और सुनामी के अगर बारे में आप सब जानते हो पहले से, फिर भी बता दूं, यहाँ कह रहा है सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव, समुद्र का एक बहुत बड़ा वेव है, और वो वेव क्रिएट कैसे होता है, जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन सी फ्लोर। यस, समुद्री फ्लोर पे जब अर्थक्वेक आता है, जब नीचे में तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से समुद्री फ्लोर पे एक तरह का वेव क्रिएट होता है, और वो क्रिएट इतना ह्यूज होता है वेव कि वो सुनामी का रूप लेता है और कोस्टल एरिया में जाके टकराते हैं, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर वो नुकसान पहुंचाते हैं उसको, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर बेसिकली आवर कंट्री इंडिया। इसके बारे में हम सब बहुत पहले जानते थे, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया कि इंडिया में कौन कौन से बेसिक चीजें हैं। लाइक हमने बात की लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में, इंडियाज नेबर जो कि आप पहले से जानते हो आप सब बहुत अच्छी तरीके से, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में हमने बात किया, लास्टली हमने फिजिकल डिविजन्स के बारे में बात की, फिजिकल डिविजन्स क्या है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है, ओके।